एपिसोड की शुरुआत होती है शी और सॉन्ग से, जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे और उस नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। आजकल तो वो शी के सामने ज़रा भी नर्वस नहीं फील करता था, उल्टा उसे शी की कंपनी काफ़ी अच्छी लगती थी। यहाँ पर शी भी सॉन्ग को कल कुछ टाइम के लिए अकेले मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि कल सॉन्ग का बर्थडे था और वो उसे एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहती थी। दूसरी तरफ जियांग और चेन उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। वह जब चेन को ठंड लगती है तो जियांग उसे अपना जैकेट दे देता है। ठंडी तो उसे भी लग रही थी, लेकिन वो चेन के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसे ज़रा भी ठंडी ना लग रही हो। रात को अब दोनों लड़कियां दोनों लड़कों के बारे में बात कर रही थी। शी तो इस बात से काफ़ी खुश थी कि आजकल सॉन्ग उसे स्कूल की तरह इग्नोर नहीं करता, वो उसके साथ खुलकर बात करता था। पर चैन तो सुबह जियांग के साथ हुए इंसिडेंट को लेकर कंफ्यूज थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों अचानक से इतना करीब कैसे आ गए। जियांग भी तब उसे प्यार से क्यों देख रहा था। वहीं जियांग भी इन्हीं बातों को सोचकर सो नहीं पा रहा था। ऊपर से जब भी सॉन्ग चैन को लेकर उसे चिढ़ाता था तो जियांग स्माइल करने लग जाता था। यहाँ पर सॉन्ग की हालत सेम ही थी। उसे ये सोचकर नींद नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा कौन सा गिफ्ट शी उसे अकेले में देना चाहती है। तब जियांग उसे ये कहकर चिढ़ाने लग जाता है कि शी शायद उसे अकेले में किस गिफ्ट में देना चाहती है। अगले दिन अब चैन को जैकेट देने के चक्कर में जियांग को बुखार हो गया था, इसीलिए वो सॉन्ग से माफ़ी मांगता है, क्योंकि अब वो उसके बर्थडे पर उसके साथ बाहर घूमने के लिए नहीं जा पाएगा। जियांग यहाँ पर चैन को इशारा भी करता है सॉन्ग और शी के साथ ना जाने के लिए, जिसका इशारा वो समझ जाती हैं और उन्हें उनके बिना ही बाहर घूमने जाने को बोलती हैं। वो जियांग का ख्याल रखने के लिए होटल में ही रुकने वाली थी। उनका प्लान काम कर जाता है, जिसके बाद शी और सॉन्ग उन्हें रूम में छोड़कर बाहर घूमने जाते हैं। अब शी और सॉन्ग अकेले टाइम बिताने वाले थे, ये सोचकर चैन बहुत ज़्यादा खुश होती है। पर तभी उसे पता चलता है कि जियांग नाटक नहीं कर रहा था, उसे सच में बुखार है। ये देखकर वो जियांग को सोने के लिए बोलकर उसके लिए गर्म खाना बनाने किचन में जाती है। फिर जब वो खाना लेकर रूम में आती है तो जियांग सोया हुआ दिखता है। उसी टाइम पर चैन जियांग के पास बैठ जाती है और उसे प्यार से देखने लगती है। तभी उसे लिली की कही हुई बात याद आती है कि जिस पर्सन से तुम प्यार करोगे उस पर्सन की टच से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। इस बात को और अपनी फीलिंग को टेस्ट करने के लिए चैन जियांग का हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद उसे बहुत ही अच्छा लगता है। उसे जियांग की टच से अनकंफर्टेबल भी फील नहीं हो रहा था और उसे उसके साथ बिताए हुए हर वो खूबसूरत पल याद आने लग जाता है। तभी जियांग की आँख खुलती है। वो चैन को अपना हाथ पकड़ा हुआ देखकर शौक था। चैन यहाँ पर बहाना बनाती है कि जियांग ने नींद में उसका हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद जियांग भी इस सोच में पड़ जाता है कि क्या वो चैन से इतना प्यार करने लगा है कि नींद में भी उसका हाथ वो पकड़ना चाहता है। वहीं सॉन्ग और शी एक जगह पर अकेले बैठकर बात कर रहे थे, जहाँ पर शी सॉन्ग को उसके बर्थडे पर एक स्टेथोस्कोप गिफ्ट करती है। इस गिफ्ट के जरिए वो सॉन्ग को बताना चाहती थी कि उसे यकीन है कि एक दिन वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनेगा। शी का ये गिफ्ट उसके लिए बहुत ही स्पेशल बन जाता है, जिसके बाद वो स्टेथोस्कोप से सॉन्ग को अपनी हार्ट बीट सुनाने लगती है। फिर जब सॉन्ग शी को अपनी हार्ट बीट सुनाता है तो शी अचानक से उसे किस कर देती है, जिस दौरान सॉन्ग का दिल काफ़ी तेज़ी से धड़कने लगता है। शी उससे पूछती है कि क्या वो उसे प्यार करता है, क्योंकि किस करने के बाद उसका दिल काफ़ी ज़ोर से धड़क रहा था। पर सॉन्ग इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद अब हम चारों दोस्तों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं, जो कि सॉन्ग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए ड्रिंक कर रहे थे। यहाँ पर जियांग सॉन्ग के बर्थडे पर उसे कॉफ़ी और चैन एक मेडिकल बुक गिफ्ट करती हैं। चैन को यहाँ पर शी और सॉन्ग का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। दोनों ही एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे थे, इसीलिए वो इस बारे में उनसे पूछती भी है, पर दोनों ही उन्हें उनके बीच किस के बारे में कुछ भी नहीं बताते और उनके सामने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसी उनकी ट्रिप खत्म हो जाती है और वो सभी अपने अपने कॉलेज लाइफ में बिजी हो जाते हैं। यहाँ पर जियांग का बुक और नोट सेल करने वाला वेबसाइट भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पर उसकी कस्टमर सर्विस बहुत ही बुरी थी, क्योंकि जियांग ने वो वेबसाइट मजे मजे में बनाई थी, इसीलिए वो कस्टमर्स के मैसेजेस का रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। तो फानले इसमें उसकी हेल्प करता है और उसकी वेबसाइट में एक ऐसा फीचर ऐड कर देता है जिससे कस्टमर को अपने आप ही मैसेज चले जाएगा। दूसरी तरफ लड़कियां आने वाले एग्जाम को लेकर परेशान थी, सबसे ज़्यादा मैथ्स एग्जाम को लेकर। बहुत सी चीज़ें उनके सर के ऊपर से चली जाती थी और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता था। अगले दिन अब चैन और लिली जब लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ वो जियांग को एक सीनियर लड़की के साथ बात करता हुआ देखते हैं। वैसे तो वो लड़की जियांग की वेबसाइट के बारे में उससे बात कर रही थी और उसे अकेले में बात करने के लिए बाहर भी बुलाती है, लेकिन यहाँ लिली उस सीनियर लड़की के साथ जियांग की फ़ोटो खींच लेती है। जियांग भी अब लाइब्रेरी के बाहर उस लड़की से मिलता है जिसका नाम फुयिंग था। असल में फुयिंग को जियांग का बनाया हुआ वेबसाइट बहुत ही पसंद आया था। वो एक टेक कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी, जहां वो जियांग को उसका वेबसाइट सेल करने के बारे में बताती है। इससे जियांग को पैसे तो मिलेंगे ही,
साथ में उसे उस कंपनी में एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। पर जियांग ने इस बारे में कुछ भी सोचा नहीं था। उसने तो वेबसाइट ऐसे ही टाइम पास के लिए बना लिया था। फुयिंग अब उसे अपना नंबर देती है और उसके ऑफर के बारे में सोचने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लिली रूम में जाकर शियो को जियांग और फुयिंग के बारे में कहानियां बना बना कर बोल रही थी। उनकी फोटो दिखाकर वो बोलती है कि दोनों के बीच बस किस होने ही वाली थी। वैसे लिली को बातें बना बनाकर मैच मेकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। तब शेनशियो को क्लियर कर देती है कि वो दोनों सिर्फ नॉर्मली बात कर रहे थे, उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसी रात फेनली एक सीनियर स्टूडेंट से $500 देकर मैथ एग्जाम का पेपर लेता है और अपनी रूममेट्स को दिखाता है, जिनकी बातें सुनकर जियांग की भी नींद खुल जाती है। तब फेनली उसे उस क्वेश्चन पेपर के आंसर सॉल्व करने को बोलता है, जिसके लिए जियांग भी मान जाता है। पर उसे इस एग्ज़ाम पेपर पर पूरी तरीके से यकीन नहीं था। फेनली तो उस सीनियर पर पूरा भरोसा करता था। उसके मुताबिक कोई फेक पेपर के लिए इतने पैसे थोड़ी लेगा। वहीं लड़कियां मैथ्स एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही परेशान थी। तभी फिनी उन्हें वो एग्ज़ाम पेपर दिखाती है, वो भी आंसर्स के साथ। पर यहाँ पर फिनी उन सबको इस एग्ज़ाम पेपर पर पूरी तरह भरोसा करने से मना करती है, क्योंकि क्या पता ये पेपर नकली हो। उन आंसर को देखकर चेन तुरंत ही समझ जाती है कि वो जियांग की हैंडराइटिंग है। जिसके बाद लिली और शियो फिनी को जियांग की गर्लफ्रेंड समझने लग जाती हैं। नहीं तो कोई इतने रिस्क में ऐसे एग्ज़ाम पेपर उसे क्यों देगा। अब फिनी उन्हें बोल तो रही थी कि वो जियांग की गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो दोनों उसकी बात समझ नहीं रहे थे। तब मजबूरी में फिनी को सच बताना पड़ जाता है कि वो फेनली की गर्लफ्रेंड है और उनके रिलेशनशिप को 1 महीना हो चुका है। जो बात सुनकर सभी शॉक थे। अगले दिन अब जियांग के साथ ही रूममेट्स और चैन की भी सभी रूममेट्स फेनली और फिनी को सामने बैठाकर उनके रिलेशन के बारे में पूछकर उन्हें चिढ़ा रहे थे। फेनली के रिलेशन के बारे में जानकर तो सबसे ज़्यादा जियांग शॉक था, क्योंकि ऐसे तो फेनली उसका बहुत ही बड़ा दोस्त बनता है, पर उसने उसे अपने रिलेशनशिप के बारे में बात छुपा कर रखी। इन बातों की वजह से फेनली और फिनी काफ़ी एम्बैरेस फील कर रहे थे। इसीलिए फेनली टॉपिक चेंज करते हुए दूसरी बातें बोलने लग जाता है। उसी टाइम जियांग आंसर के साथ चैन को एग्ज़ाम पेपर देता है, पर वो भी चैन को इस एग्ज़ाम पेपर पर पूरी तरीके से भरोसा करने से मना करता है। वहीं सॉन्ग शी के साथ हुई उसकी पहली किस के बारे में सोच रहा था, जिसके बाद वो शी को मैसेज करके अगले दिन मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन अब वो बहुत सोचने के बाद शी को प्रपोज करता है और उसकी गर्लफ्रेंड बनने की रिक्वेस्ट करता है। देर से ही सही अब सॉन्ग शी के प्यार को समझ चुका था कि वो जिस लड़की को स्कूल से इग्नोर कर रहा था, वो लड़की आज भी उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है और वो इस तरीके से उसके प्यार को ख़त्म होने नहीं देगा। सॉन्ग की ये बात सुनकर शी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली इतने साल वेट करने के बाद उसे आज जाकर उसका पहला प्यार मिल गया। इसके बाद दोनों एक दूसरे को प्यार से हक करते हैं। शी ये खबर तुरंत ही चैन को कॉल करके बताती है। चैन तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो तो सब कुछ शुरू से जानना चाहती थी कि उसने सॉन्ग को कैसे अपने प्यार का एहसास दिलाया। तब शी उन्हें उनके बीच किसके बारे में बताती हैं और उसने जो सिंजी की डेटिंग टिप्स फॉलो की थी उस बारे में ही बताती हैं। चैन के लिए ये बात बहुत ही शॉकिंग थी कि सिंजी की डेटिंग टिप सॉन्ग पर कैसे काम कर गई। अब जो भी हो, चैन तुरंत ही जियांग को कॉल करके शी और सॉन्ग के नए रिलेशनशिप के बारे में बताती हैं। साथ ही वो जियांग को बोलती हैं कि उनके बीच वो भी हो गया है। वैसे तो यहाँ पर चैन किसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन जियांग को गलतफहमी हो जाती है कि सॉन्ग और शी इंटीमेट हुए हैं। इसीलिए वो सॉन्ग को कॉल करके बोलता है कि अगर उसने इतना बड़ा स्टेप शुरू में ले ही लिया है तो वो इस टाइम पर शी की केयर करे। अब अचानक जियांग की ये बात सुनकर सॉन्ग समझ नहीं पाता कि वो क्या बोलना चाहता है और उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही फनी होने लगती है। अगले दिन अब इन लोगों का मैथ्स एग्जाम था। फेनली तो वही क्वेश्चन पेपर के आंसर पढ़कर आया था, लेकिन उनको जो एग्जाम में पेपर दिया जाता है वो पूरी तरीके से अलग था, जिससे कि उनका एग्जाम बहुत ही खराब गुजरता है। उसमें से बस जियांग और फिनी ने ही पूरी तरह उस क्वेश्चन पेपर पर भरोसा ना करते हुए अच्छे से पढ़ाई की थी, इसलिए उनका एग्जाम खराब नहीं होता। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद चैन, लिली और शियो फिनी से रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें मैथ्स ट्यूशन देने के लिए, नहीं तो वो लोग इस तरीके से मैथ्स एग्ज़ाम में फ़ेल होते रहेंगे, जिसके लिए वो मान जाती हैं। इसके बाद हम जियांग और फेनली को देखते हैं, जो कि उस सीनियर स्टूडेंट से मिलने के लिए आते हैं जिसने उनके पास मैथ्स का फेक पेपर सेल किया था। वो स्टूडेंट अपनी गलती पर ज़रा भी डर नहीं रहा था, क्योंकि फेनली पुलिस या फिर कॉलेज अथॉरिटीज़ को इस बात की कंप्लेंट भी नहीं कर सकता था, नहीं तो उल्टा एग्ज़ाम पेपर खरीदने की कोशिश करने के जुर्म में वो खुद ही फंस जाएगा। उस स्टूडेंट की बात सुनकर फेनली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तो वहीं पर उसे मारना चाहता था, लेकिन जियांग किस तरीके से उसे कंट्रोल करके हॉस्टल रूम में लेकर आता है। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर उनके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम रिजल्ट आता है, जहाँ पर फिनी अब भी टॉप स्टूडेंट थी।
वहीं $500 पे करने के बाद भी फाइनली फेल हो चुका था। जियांग अब पहले की तरह नहीं रहा, अब तो वो हर एग्जाम में टॉप करता है और लास्टली चेन को 76% मिला था। अब उनका नेक्स्ट सेमेस्टर कुछ दिनों बाद से शुरू होगा, इसीलिए सभी अपने बैग पैक करके अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं हम चेन के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि उसके घर आने का वेट कर रहे थे। साथ ही चेन के फादर हुआन लिन का एक मेडिकल रिपोर्ट देख रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि लिन को ट्यूमर है। वान तो चाहता था कि लिन जल्दी से जल्दी उस ट्यूमर का ऑपरेशन करवा ले, लेकिन वो कुछ टाइम सोचने के बाद ही इस ऑपरेशन को करवाना चाहती थी। उसके मुताबिक ये कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही वो हुआन को चेन से ये बात छुपाने की एडवाइस देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस वजह से चेन को किस तरीके की कोई टेंशन हो। उसी टाइम चेन घर पर पहुंच जाती है। सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश थे। चेन ने अपने पेरेंट्स के लिए 2 स्कार्फ भी बनाए थे जो वो उन दोनों को दिखाती हैं। उन्हें देखकर लिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद लिन चेन को अपने पास बैठाकर उसे अपना इंश्योरेंस फाइल देती हैं। शायद लिन को भी कहीं ना कहीं डर था कि वो इस ट्यूमर से जिंदा बच भी पाएगी या फिर नहीं, इसीलिए उसने चेन के फ्यूचर के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी बनवाई थी। पर वो चेन को अपनी बीमारी के बारे में ज़रा भी पता नहीं चलने देती, बस उसे समझाती है कि वो हमेशा उसके पास नहीं रहेगी और उसे अपना ख्याल खुद रखना होगा। चेन को ज़रा भी समझ नहीं आता कि आखिर उसकी मॉम उससे ऐसी बातें क्यों कर रही है। फिर लिन उसे रात को होने वाले डिनर के बारे में बताती हैं, जिसमें सॉन्ग और जियांग की पूरी फैमिली आने वाली थी। ये सुनकर चेन तुरंत अपना सामान लेकर अपने रूम में जाती हैं डिनर के लिए अच्छे से रेडी होने। दूसरी तरफ शी भी सेमेस्टर खत्म होने के बाद घर पहुंच गई थी, पर उसका वेलकम उसके दोस्तों की तरह घर में नहीं किया जाता। उसकी मॉम यहाँ पर चाइनीज़ लॉ से लिटरेचर मेजर में चेंज करने की वजह से शी से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वो शी को अपनी तरह एक सक्सेसफुल लॉयर बनाना चाहती थी, पर शी तो अपनी ही मर्जी चला रही थी, जबकि उसके सभी खर्चे उसकी माँ उठा रही थी। उसकी फालतू को ड्रीम को पूरा करने के लिए उसकी मॉम अपनी मेहनत का पैसा खर्चा नहीं कर रही है। ये सब सुनकर शी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे बस उनका प्यार चाहिए था, जैसे बाकी पेरेंट्स अपने बच्चों से करते हैं। अगर वो उनका पैसा बर्बाद ही कर रही है तो अपनी बेटी पर भी केस कर दें। जिनकी बातों को लेकर दोनों के बीच काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती हैं और शी अपने रूम में चली जाती हैं। वहीं रात को चैन के घर जियांग और सॉन्ग की पूरी फैमिली डिनर करने के लिए आती है। आजकल लिन हाउस से खाना सीखकर बहुत ही अच्छा खाना बनाने लग गई थी। सभी अब एक दूसरे से बात करके डिनर एंजॉय कर रहे थे कि उसी टाइम शी चेन के घर पर आती हैं। शी यहाँ पर अपनी मॉम से झगड़ा करके उसके घर पर कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। चेन भी उसे घर में रहने की परमिशन दे देती है और उसे भी डिनर में शामिल कर लेती हैं। सभी लोग शी को बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। सॉन्ग यहाँ पर उसे अचानक देखकर थोड़ा सा हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है। नहीं तो इतने दिनों बाद कॉलेज से छुट्टी मिलने पर भी कोई घर पर क्यों नहीं रहेगा। अब इन सब बातों के बीच में हाओ और जियांग की मॉम चेन को अपनी डॉटर इन लॉ बनाने को लेकर बात करने लगती हैं। दोनों ही अपने बेटे के लिए चेन को ही डॉटर इन लॉ बनाना चाहती थी। ये बात उन दोनों ने उनके बच्चों के चाइल्डहुड से ही सोच रखी थी। लिन तो चाहती थी कि इसमें डिसीजन चेन का हो। वहीं चेन के फादर हुआन के मुताबिक चेन को पहले उनसे परमिशन लेकर ही अपना बॉयफ्रेंड बनाना होगा। तो अब हाओ इरफान डायरेक्टली चेन से ही पूछते हैं कि वो जियांग को सिलेक्ट करेगी या फिर सॉन्ग को। उनके इन बातों की वजह से चारों दोस्त एम्बैरेस फील कर रहे थे। तब शी खड़ी होकर सबको अपने और सॉन्ग के रिलेशन के बारे में बता देती हैं। सॉन्ग भी तब शर्मा कर उनके रिलेशनशिप की बात को एक्सेप्ट कर लेता है। सभी लोग इस सडन कन्फेशन से काफ़ी शॉक थे, लेकिन फिर वो सभी और स्पेशली हाओ बहुत ही अच्छे से शी को एक्सेप्ट करती हैं और उसको अपने पास बैठाकर खाना भी खिलाती हैं। फिर डिनर खत्म होने के बाद शी चेन के साथ बाहर कुछ सामान खरीदने के लिए जाती हैं। चेन अब यहाँ पर जियांग और सॉन्ग को भी साथ चलने को पूछती हैं, लेकिन सॉन्ग जाने से मना कर देता है। उसे घर के कामों में अपनी मॉम की हेल्प करानी थी। हाओ तो शी के साथ जाने के लिए उसे बोल रही थी। तब शी खुद ही इस चीज़ के लिए मना कर देती हैं और सॉन्ग को अपनी मॉम के पास ही रहने को बोलती हैं। लेकिन वो इतना तो समझ गई थी कि सॉन्ग को उसकी कोई बात बुरी लग गई है। साथ ही वो अपने और सॉन्ग के रिलेशनशिप के सडन कन्फेस को लेकर भी थोड़ी सी गिल्टी थी और बाहर जाने पर वो ये बात चेन के साथ शेयर करती हैं, पर चेन इन बातों के लिए उसे टेंशन लेने से मना करती हैं। वैसे भी कभी ना कभी तो उनको अपने रिलेशनशिप के बारे में घर में बताना ही था। ये चीज़ अगर शुरुआत में ही हो गई तो अच्छी बात है। और सॉन्ग के पेरेंट्स भी बहुत ही अच्छे हैं, वो शी को बहुत प्यार करेंगे। फिर भी चेन जियांग से रिक्वेस्ट करती है कि वो वापस जाकर सॉन्ग से इस बारे में बात करें। तब जियांग भी उसकी बात मानकर सॉन्ग से इस बारे में बात करने के लिए जाता है।
असल में सॉन्ग को शी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो बस थोड़ा टाइम लेकर अपने रिलेशन के बारे में उन्हें बताना चाहता था। अभी बस अपने पेरेंट्स के सामने थोड़ा सा एम्बैरस फील कर रहा है। उसी टाइम सॉन्ग के फादर मिस्टर कॉन्ग उससे बात करने के लिए आते हैं। वो सॉन्ग को एडवाइस देते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की केयर करें। उनको अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा होप होती है और जब हम उनका ट्रस्ट तोड़ते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा दुख होता है, इसीलिए वो चीज़ सॉन्ग को कभी नहीं करनी है। सॉन्ग भी अपने फादर की बातों पर एग्री करता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि वो शी को हमेशा खुश रखेगा। यहाँ पर जियांग को भी मिस्टर कॉन्ग की ये एडवाइस सही लगती है। साथ ही उसे दुख भी होता है कि जिस एज में उसे भी रिलेशनशिप को लेकर अपने फादर से एडवाइस चाहिए थी, तब उसके फादर उसके साथ नहीं है। वो जब घर पर जाता है तो वहाँ काफ़ी अकेला फील करता है और अपने फादर की फ़ोटो को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक टाइम था जब वॉर उसके फादर बहुत ही मस्ती किया करते थे, अपनी मॉम को बहुत परेशान करते थे और अब दिल की बात बोलने के लिए भी उसके फादर वहाँ पर नहीं थे। दूसरी तरफ चेन लिन से रिलेशनशिप को लेकर एडवाइस मांगती है कि क्या एक लड़की को फर्स्ट मूव करके लड़के को कन्फेस करना चाहिए, पर वो यहाँ पर उन्हें नहीं बताती कि वो जियांग को पसंद करती है। लिन के मुताबिक सही पार्टनर मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं है और अगर मिल रहा है तो जल्दी से उस लड़की को प्रपोज कर दो, नहीं तो अच्छा लड़का हाथ से चला जाएगा। वैसे भी लड़की का प्रपोज करना गलत तो नहीं है। अगले दिन अब सॉन्ग शी को लेकर मूवी देखने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। वो फर्स्ट टाइम किसी का बॉयफ्रेंड बन रहा है, अगर उसे कोई भी गलती हो जाए तो वो उसे माफ़ कर दे। वो एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनने की पूरी कोशिश करेगा। सॉन्ग की ऐसी बातें सुनकर शी को काफ़ी अच्छा लगता है। फाइनली वो जितना प्यार उससे करती थी, सॉन्ग भी उससे उतना ही प्यार करने लगा था। बस उसे एक ही टेंशन थी कि उसकी मॉम उनको रिलेशनशिप को लेकर कैसा रिएक्ट करेगी। उसी रात अब सॉन्ग बहुत ही मेहनत करके शी के लिए खुद इयररिंग बनाता है, जो वो एक स्पेशल दिन पर उसे गिफ्ट करने वाला था। कुछ दिनों बाद चाइनीज़ न्यू ईयर आता है, जहाँ इस साल चैन की ग्रैंड मदर उनके घर पर आई थी और सभी एक साथ बहुत ही खुशी से न्यू ईयर मनाते हैं। लेकिन न्यू ईयर के दिन ही चैन को अपनी मॉम के फ़ोन पर उनके ट्यूमर को लेकर डॉक्टर का मैसेज दिखता है, जो कि उसके लिए बहुत ही शॉकिंग था। इधर सॉन्ग की फैमिली भी एक साथ चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है। फेस्टिवल टाइम पर जियांग और उसकी मॉम इरफान को उनके डैड की बहुत ही कमी फील हो रही थी। जियांग भी यहाँ पर अपने फादर की बात सोचकर उनके लिए भी एक ड्रिंक बनाता है, ताकि वो इस टाइम पर उन्हें अपने पास फील कर सकें। वहीं शी और उसकी मॉम के लिए फेस्टिवल नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। नॉर्मल दिनों की तरह ही वो आज भी उनके बीच ज़्यादा बात नहीं होती और खाना खाकर शी अपनी रूम में चली जाती है। अगले दिन फिर चैन अपनी मॉम लिन से उनके ट्यूमर के बारे में पूछती हैं। वो उनके लिए बहुत ही डरी हुई थी, पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि वो ज़्यादा बड़ा ट्यूमर नहीं है और वो छोटे से ऑपरेशन से सही हो जाएगा। भले ही वो खुद अंदर से डर रही हो, लेकिन वो अपनी बेटी को टेंशन में नहीं डालना चाहती थी। साथ ही वो चैन से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी ग्रैंड मदर को भी इस बारे में ना बताए। इस ओल्ड एज में उन्हें भी ऐसी बातें बताना सही नहीं होगा, जिसके लिए चैन भी मान जाती है। पर वो अपने दिल से ये डर निकाल ही नहीं पा रही थी, इसीलिए वो जियांग से मिलने उसके सीक्रेट बेस पर जाती हैं, जहाँ वो उसे अपनी मॉम की बीमारी के बारे में बताती हैं। ये सुनकर जियांग उसे कंफर्ट करता है और उसे हिम्मत रखने को कहता है, पर वो चैन को देखकर ही समझ गया था कि वो अपनी मॉम के लिए बहुत डरी हुई है। उसके हाथ तक काँप रहे थे। जियांग से मिलने के बाद चैन अब जब घर पर आती हैं तो वो अपनी ग्रैंड मदर को फोटो एल्बम लेकर बैठा हुआ देखती हैं। ये वही फोटो एल्बम था जो कि उसने अपनी मॉम की बर्थडे पर उन्हें गिफ्ट किया था। अपनी मॉम की ओल्ड फोटोज देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ग्रैंड मदर चैन को कंफर्ट करने लगती है। भले ही उन्हें किसी ने भी लिन के ट्यूमर के बारे में ना बताया हो, लेकिन वो एक माँ है। लिन की तकलीफ देखकर वो उसकी बीमारी के बारे में समझ गई थी, पर सबके सामने वो नॉर्मल बिहेव कर रही थी ताकि किसी को उनके लिए टेंशन ना हो। अब कुछ दिनों बाद ग्रैंड माँ वापस से विलेज चली जाती हैं। उनके जाते ही लिन बहुत रोती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो आखिरी बार अपनी मॉम को देख रही हो। चैन भी उनकी तकलीफ समझ रही थी। वो इस टाइम पर क्या करे उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन अब बीत जाते हैं और अब अगले दिन लिन का ऑपरेशन होने वाला था, जहाँ हुआन तो अपनी वाइफ के लिए काफ़ी परेशान था। लिन अब भी नॉर्मल बिहेव कर रही थी, भले ही उसे इस ट्यूमर से कुछ बच पाने की उम्मीद ना हो। इस मुश्किल के टाइम में भी तीनों फैमिलीज एक दूसरे का साथ दे रही थी। जियांग तो हर टाइम इमोशनली सपोर्ट देने के लिए चैन के साथ में ही था। यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जिस तरीके से वो अपने फादर को खो चुका है, चैन अपनी मॉम को खोए। वो अकेलापन भले ही उसने पार कर लिया हो, चैन शायद पार ना कर पाए, लेकिन इन सब बातों के बाद भी लकीली लिन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था, जिससे सभी लोग बहुत ही खुश थे। फाइनली चैन और उसके फादर एक बड़े टेंशन से दूर हो गए थे।
अब बस उन्हें लिन की बहुत केयर करनी थी। इसमें जियांग भी उनका पूरा साथ देता है, जो देखकर लिन तो उसे अपना फ्यूचर सन इन लॉ बोल रही थी, जिससे चेन और जियांग थोड़ा सा एम्बैरस फील कर रहे थे। पर यहाँ पर हुआन के मुताबिक जियांग बहुत ही हैंडसम है, उसके लिए तो गर्लफ्रेंड्स की लाइन लगी होगी, वो थोड़ी उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड बनेगा। इसके बाद हुआन लिन के लिए दवाई लेने के लिए स्टोर में जा रहे थे। उसी टाइम चेन उनके पास आती है और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। यहाँ पर हुआन चेन से कहता है कि वो अब से अपना काम छोड़ रहा है, अब वो घर पर ही रहेगा और लिन की केयर करेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा। बहुत साल उसने काम की वजह से वेस्ट कर दिए और लिन को घर का काम, चेन को संभालना, सब कुछ अकेले ही करना पड़ा। इसके बदले वो आज तक उसे एक डायमंड रिंग तक नहीं दे पाया। कभी कभी लिन सब कुछ अकेले संभालने के चक्कर में इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी कि वो उसे डिवोर्स तक देने की बात कहती थी, लेकिन वो उससे इतना प्यार करती है कि वो ऐसा कभी कर ही नहीं पाई। अगर इस बार वो लिन को खो देता तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता, इसीलिए वो अपनी गलती सुधार कर अब से उसके पास बाकी की लाइफ एंजॉय करेगा। अपने फादर की ये बात सुनकर चेन को बहुत ही अच्छा लगता है। कम से कम अब से उसकी माँ अकेला फील नहीं करेगी, उसके फादर हमेशा उनके पास ही रहेंगे। अगले दिन फिर चेन जियांग और सॉन्ग को लेकर एक ज्वेलरी शॉप पर जाती है। उसके फादर ने आज तक उसकी मॉम को डायमंड रिंग गिफ्ट नहीं की थी, इसीलिए वो अपने बचे हुए स्कॉलरशिप के पैसों से एक डायमंड रिंग खरीदने के लिए आई थी, ताकि उसके फादर वो रिंग उसकी मॉम को गिफ्ट कर पाए। लेकिन जब उन्हें डायमंड रिंग का प्राइस पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ कपल ने तो 9,40,000 युआन का डायमंड रिंग भी तुरंत ही खरीद लिया था और चेन के पास तो बस 3,000 युआन ही थे। जिसके बाद तीनों एक कॉफ़ी शॉप में आकर डायमंड रिंग की बात सोचकर दुखी होने लगते हैं। अब उन्हें समझ में आ गया था कि एडल्ट होना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कॉलेज लाइफ के बाद जब वो लोग खुद कमाने लगेंगे, जॉब करेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि पैसे के बिना लाइफ कितने मुश्किल होती है। स्कूल की लाइफ तो उनके लिए बहुत ही ईजी थी। उसी टाइम सॉन्ग को शी का मैसेज आ जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों को बाय बोलकर शी से मिलने के लिए निकल जाता है। लेकिन जाते जाते सॉन्ग उन दोनों को वैलेंटाइंस डे विश करता है। ऊपर से कॉफ़ी शॉप की वेट्रेस भी उन दोनों को एक साथ देखकर उन्हें वैलेंटाइन डे विश करती है, जिसे दोनों को एम्बैरेसिंग फील होता है। इधर शी और सॉन्ग एक दूसरे से मिलते हैं। शी यहाँ पर सॉन्ग को वैलेंटाइंस डे पर एक शर्ट गिफ्ट करती है और सॉन्ग अपने हाथों से बनाया हुआ ईयरिंग उसे गिफ्ट करता है। वो उसे अपने हाथों से पहनाता भी है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर शी सॉन्ग को अपने फ्रेंड से मिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। शी की फ्रेंड का बॉयफ्रेंड सॉन्ग को उसकी मेडिकल की पढ़ाई खत्म करने के बाद फॉरेन में जॉब करने की एडवाइस देता है, पर सॉन्ग चाइना के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही उसके फादर की तरह जॉब करना चाहता था। इस बात पर शी की फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड उसका मजाक उड़ाते हैं। सॉन्ग को इस बात का बुरा तो लगता है, लेकिन वो उन्हें कुछ बोलता नहीं है और उनके साथ लंच करने बैठता है। लंच के बीच में ही शी की फ्रेंड उसे एक एक्सपेंसिव ईयरिंग गिफ्ट करती है, जो कि शी को बहुत ही पसंद आता है और वो सॉन्ग का दिया हुआ ईयरिंग उतार कर अपनी फ्रेंड का दिया हुआ एक्सपेंसिव ईयरिंग पहन लेती है, जिससे सॉन्ग को और ज़्यादा बुरा लगता है। फिर बिल पे करने के टाइम सॉन्ग को उसे पे करना पड़ता है। वो बिल इतना ज़्यादा था कि उसे कार्ड से पे करना पड़ता है, क्योंकि वो साथ में इतने पैसे लाया ही नहीं था। इन सब के बीच सॉन्ग खुद को अकेला फील कर रहा था। वो शी की हाई क्लास दोस्तों के बीच उनकी एक्सपेंसिव चीज़ों में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। वहीं जियांग और चेन उसी केक शॉप में आते हैं, जहाँ स्कूल टाइम में वो दोनों केक खरीदने के लिए आते थे। आजकल वो शॉप उस एक्सपेंसिव केक का स्लाइस भी सेल करती थी, जो सुनकर जियांग को हंसी आ जाती है। स्कूल टाइम में वो केक चेन को खिलाने के लिए जियांग ने अपने दोनों दोस्तों सॉन्ग और लिटियान को बेवकूफ़ बनाकर वो केक खरीद लिया था। पर आज चेन यहाँ पर सिर्फ 2 हॉट चॉकलेट लेती है। वो देते टाइम शॉप की ओनर उन दोनों को वैलेंटाइंस डे विश करती है। वो दोनों अब तक कपल बने नहीं थे, लेकिन हर कोई बस उन्हें वैलेंटाइंस डे की विशेस दे रहा था। ये सब देखकर जियांग चेन को हर साल वैलेंटाइंस डे पर कंपनी देने के बारे में बात करता है, पर चेन के मुताबिक वो थोड़ी ना हर साल सिंगल रहेगी। बस इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच में प्यारी सी नोकझोंक होती है और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वह यहाँ हॉस्पिटल में अपनी रिटायरमेंट को लेकर बात करने के लिए आती हैं। आजकल वो स्टिक के सहारे चल तो पा रही थी, लेकिन वो पहले की तरह स्ट्रांग नहीं थी, इसीलिए अच्छा यही होगा कि वो अर्ली रिटायरमेंट ले ले। उसके पास सभी डॉक्यूमेंट्स थे। पर लिटियान के फादर मिस्टर ली, जो कि हेड डॉक्टर हैं, वो बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं, पर उन्होंने हाउ को एचआर का साइन लेकर रिटायरमेंट का काम पूरा करने के लिए बोला था, ताकि इस हालत में उसे ज़्यादा इधर उधर घूमना ना पड़े। लेकिन वो एम्प्लॉय भले ही हाउ को सालों से जानती है, उनसे उसकी दोस्ती हो, लेकिन वो इस तरह से हाउ की हेल्प करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि हाउ उसके लिए अभी किसी काम की नहीं है और अब उसे क्या ही फ़ायदा मिलेगा। इस वजह से हाउ को काफ़ी बुरा लगता है। तभी लिटियान की मॉम मिस लू वहाँ पर आती है
अब उसके हस्बैंड हेड डॉक्टर हैं, तो हॉस्पिटल में उसकी भी पावर चलती है। वो एक बार बोलकर ही हाव का काम करवा देती है, भले ही अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर दोनों के बीच नोकझोंक रहती है, पर दोनों सालों से दोस्त और नेबर्स हैं। और मिस लू अंदर से बिल्कुल भी बुरी नहीं है। रात को अब सॉन्ग घर पर आकर अपनी मॉम की रिटायरमेंट आईडी देखता है, जिस बारे में वो उनसे पूछता है। हाउ के लिए रिटायरमेंट ईजी नहीं है, उसे करियर में और आगे बढ़ना था, लेकिन कुछ चीज़ें लाइफ में वैसी नहीं होती जैसे कि वो लोग प्लान करते हैं। तभी हाउ सॉन्ग के पास शी का दिया हुआ गिफ्ट देखे, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव दिख रहा था। इसीलिए हाउ अगली बार से शी को भी कोई एक्सपेंसिव चीज़ देने को कहती है। ऊपर से हाउ को उनके रिलेटिव को लेकर भी टेंशन थी। उसकी मॉम इतनी बड़ी लॉयर है और एक पॉपुलर लॉ फर्म भी चलाती हैं। वो लोग स्टेटस में उनसे काफ़ी छोटे हैं। पता नहीं शी की मॉम उनके रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी भी या फिर नहीं। फिर डिनर खत्म होने के बाद हाउ के कहने के मुताबिक सॉन्ग उस शर्ट का प्राइस चेक करता है, जो कि 800 युआन था। वो बहुत ही कॉस्टली था। ये देखकर सॉन्ग को अपने गिफ्ट को लेकर शर्म आने लगती है। दूसरी तरफ चेन के फादर हुआन को चेन के जैकेट में से उसी ज्वेलरी शॉप का एडवर्टीजमेंट मिलता है और उन्हें एक गलतफहमी हो जाती है कि चेन किसी लड़के के साथ रिंग खरीदकर उसे छुपकर शादी करने वाली है। इस बात पर चेन को बहुत हंसी आती है। वो अपने डैड को समझाती है कि वो अपनी मॉम के लिए रिंग खरीदने के लिए गई थी ताकि वो उस रिंग को उसकी मॉम को गिफ्ट कर सके, लेकिन उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे, इसीलिए वो खरीद नहीं पाई। ये सुनकर चेन की डैड को आइडिया आता है लिन को खुश करने का। अगले दिन फिर सॉन्ग शी से मिलकर उसके गिफ्ट लौटा देता है, क्योंकि उसके लिए वो बहुत ही एक्सपेंसिव था। लेकिन शी सॉन्ग के बहुत समझाने पर वो गिफ्ट वापस नहीं लेती। वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो आगे से उसे इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं देगी। इधर रात के टाइम जियांग को वॉन टेक्नोलॉजी के हेड मिस्टर सेन का मैसेज आता है, जो कि जियांग को कंपनी में मिलने के लिए बुलाते हैं। इसीलिए अगले दिन वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है। असल में इसी कंपनी में वो सीनियर लड़की फूइंग इंटर्नशिप कर रही थी और उसने मिस्टर सेन को जियांग की वेबसाइट के बारे में बताया था। यहाँ पर मिस्टर सेन जियांग की वेबसाइट को खुद के अंडर में लेकर उसे ऑपरेट करना चाहते थे। उसकी वेबसाइट बहुत ही अच्छी थी, उसे तो बड़े तरीके से लॉन्च करना चाहिए। इसके बदले जियांग को पैसा और जॉब दोनों ऑफर किया जाएगा। जियांग को ये ऑफर बुरा तो नहीं लगता, पर उसे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था। तब मिस्टर सेन उसे कुछ दिनों बाद मिलने को बोलते हैं। अब मिस्टर सेन से मिलने के बाद जियांग को चैन का कॉल आता है, जो कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट इंतजाम करने को बोलती है। असल में चैन अपने पेरेंट्स की शादी की मोमेंट को फिर से रिक्रिएट करना चाहती थी, जिसके लिए उसने जियांग से उनके सीक्रेट बेस को डेकोरेट करने को बोला और खुद अपनी मॉम लिन को लेकर वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए आ गई। लिन वैसे ये सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी। उसके मुताबिक 50 की एज में अगर वो फिर से वेडिंग ड्रेस पहनेगी तो लोग उस पर हंसेंगे, पर चैन ने तो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा था। इसीलिए वो लिन को किसी तरीके से मनाकर उसकी पसंद की एक वेडिंग ड्रेस खरीद लेती हैं। फिर वो अपने पेरेंट्स को वेडिंग ड्रेस पहनाकर वेन्यू में लेकर आती हैं, जहाँ पर जियांग और सॉन्ग की पूरी फैमिली मौजूद थी। सभी खुशी से लिन और हुआन के लिए चेयर अप करते हैं। इसी बीच हुआन लिन को बहुत ही प्यार से एक डायमंड रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है, जो उसने लिन के लिए कभी भी नहीं किया था। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। फाइनली उसे इतने सालों बाद हुआन से एक प्रॉपर प्रपोजल और बहुत सारी वेडिंग फोटोज भी मिल चुकी थी, जो कि पहले कभी उन्हें क्रिएट करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि तब वो दोनों ही चैन को लेकर और अपनी जॉब में बिजी थे। और आज उनकी बेटी चैन ने उनके लिए ये सब किया। यहाँ पर हुआन और लिन का प्यार देखकर मिस्टर कॉन्ग और हाउ को कॉलेज के टाइम का उनका प्यार और उनका स्पेशल रिश्ता याद आता है। वहीं इवान को अपने हस्बैंड की याद आ जाती है। अगर आज वो जिंदा होते तो वो उनका हाथ पकड़कर उनके साथ खड़े होते। अपनी मॉम को देखकर जियांग समझ गया था कि उसकी मॉम डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, इसीलिए वो उनका हाथ पकड़कर उन्हें कंफर्ट करता है। याद को अब जब इफान अपने हस्बैंड लिफियांग की फ़ोटो देखकर उन्हें मिस कर रही थी, तो जियांग उनके पास आकर उन्हें पर्पल रोज़ देता है, क्योंकि पर्पल रोज़ इटर्नल लव को सिंबलाइज करता है। जिस रोज़ को पाकर इफान को ऐसा फील होता है जैसे कि उनके हस्बैंड उनके पास हैं। इधर सॉन्ग भी अपनी मॉम को थैंक यू बोलता है उसे इतना काबिल बनाने के लिए। आज वो जो कुछ भी उनके सैक्रिफाइसेस की वजह से ही है। सॉन्ग से इतना स्पेशल अप्रिसिएशन पाकर हाउ बहुत खुश होती हैं। फिर इन सब के बीच जियांग और चैन बाहर वॉक पर जाते हैं और अपने अपने पेरेंट्स की लव स्टोरी के बारे में बात करने लग जाते हैं। बात करते करते दोनों उसी केक शॉप तक आ गए थे, जहाँ पर उनकी स्कूल टाइम से बहुत ही यादें जुड़ी हुई थी। इसी बीच अचानक से जियांग चैन को कमर से पकड़कर अपने पास लाता है और चैन कुछ समझ पाती
उससे पहले ही वो उसे किस कर देता है, जहाँ चैन उसे किस करने से रोक भी नहीं पाती। अब एक दूसरे को किस करने के बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार से देखते हैं और हक करते हैं, फिर हाथ पकड़कर घर की तरफ निकल जाते हैं। अब उनकी कॉलोनी तक पहुंचने के बाद चैन जियांग को उसे प्रपोज करने के लिए बोलती है। उसके मुताबिक उन्होंने सिर्फ किस किया है और किस करने का मतलब ये थोड़ी है कि दोनों कपल हैं, उसे एक अच्छा प्रपोजल तो चाहिए ही। साथ ही चैन को ये भी शक हो रहा था कि जियांग की ये पहली किस नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छे से उसे किस किया था। तब जियांग उसे समझाता है कि ये उसकी पहली किस है, उसने बस मूवीज़ में बहुत ज़्यादा किसिंग सीन्स देखे हैं, इसीलिए वो इतना परफेक्ट किस कर पाया। फिर जियांग चैन को एक परफेक्ट प्रपोजल करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर चैन के फादर आते हैं, जो दोनों को घर के अंदर जाने के लिए बोलते हैं। वान की वजह से जियांग चैन को प्रपोज नहीं कर पाता, इसीलिए वो चैन को कॉल करता है प्रपोज करने के लिए। पर उसी टाइम यीफान उसके रूम में आ जाती हैं, तो उनके फ़ोन पर भी बात नहीं हो पाती। फिर यीफान के जाने के बाद जियांग चैन को मैसेज पर प्रपोज करता है, और जब चैन उसे प्यार से बॉयफ्रेंड बोलती है तो जियांग खुशी से इतना ज़ोर से बेड पर उछलता है कि उसका बेड ही टूट जाता है और उसकी मॉम उसे संभालने के लिए आती है। वहीं चैन भी जियांग से गर्लफ्रेंड वर्ड सुनकर खुशी से डांस कर रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।